ओके, सबको सुनाई दे रहा है अच्छे से? यस, आपको सुनाई दे रहा है अच्छे से? ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम आपके सामने जस्ट एक डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो कि हमारा शेड्यूल क्लास का जो हो एग्जामिनेशंस या फिर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई से भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम जस्ट आज देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किस तरह से हमें उसका आंसर्स देना है क्वेश्चंस का, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है तो किस तरह से देना है, और यदि हमारा जो शेड्यूल्ड एग्जामिनेशंस होता है जैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है या फिर हमारा जस्ट टेस्ट है जो कि हम कॉलेज लेवल पे लेते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, ये सभी हम जस्ट ध्यान देंगे। तो अभी जस्ट मैं आपको जस्ट बताऊंगा सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से लेके 2 वीक तक का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो यदि हम इसमें देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वहाँ पे जस्ट आता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द जाइगोट, और जाइगोट किसको बोलते हैं, या फिर जाइगोट का डेफिनेशंस क्या है, या फिर ऐसा आएगा जाइगोट डॉट 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 इज लाइक, देन दे विल बी गिविंग द टाइमिंग लाइक द फर्टिलाइजेशन टू 2 वीक टू 8 वीक्स लाइक दैट। तो सबसे पहले हमने देखा कि जाइगोट क्या है। फर्टिलाइजेशन से लेके 2 वीक्स तक का जो टाइम होता है उस टाइम पे जो यूकैरियोटिक सेल्स जो रहती हैं, जो म्यूटेशन से बनती हैं, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। देन विल सीइंग द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो एक मल्टीपल सेल्स से बना हुआ होता है जो कि 2 to 8 वीक्स का जो टाइम पीरियड होता है, 2 to 8 वीक्स के टाइम पीरियड के बीच में जो रहेगा उसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे हम देखेंगे जाइगोट यूकैरियोटिक है लेकिन एम्ब्रियो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि हम देखेंगे कि जस्ट दैट विल बी कंटिन्यू थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर। फर्टिलाइजेशन से लेके और बॉडी स्ट्रक्चर जब तक बनता है उस जो टाइम पीरियड है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। कहाँ से? फर्टिलाइजेशन से लेके और बॉडी स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, टिश्यू ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होता है, तब तक के टाइम को हम बोलते हैं एम्ब्रियो। नाउ विल कम फॉर द फीटस। फीटस क्या है? 8 वीक से लेके और 40 वीक्स तक के जो टाइम है, 8 वीक से लेके 40 वीक तक का जो टाइम है, दैट विल बी कॉल्ड एज द फीटस। जो हमारा मास है हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ किया है, दैट विल बी द फीटस। फीटस क्या है? अनबोर्न और अनअटैच ऑफस्प्रिंग। अनबोर्न बॉर्न होने से पहले, और अनअटैच जो अटैच नहीं हुआ है यूटेरस से, उस जो स्ट्रक्चर है बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे फीटस। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे न्यूबॉर्न क्या है, नियोनेट और न्यूबॉर्न। तो जस्ट हम देखेंगे न्यूबॉर्न जस्ट न्यूली बॉर्न, एक स्पेलिंग से हमें मालूम लग रहा है। न्यूबॉर्न मतलब न्यूली बॉर्न। न्यूली बॉर्न मतलब क्या है? एकदम से जस्ट बॉर्न हुआ है। तो आफ्टर बर्थ टू द 28 डेज, जो बर्थ के 28 डेज तक का होता है उसको नियोनेट या न्यूबॉर्न बोलेंगे हम लोग। अभी इसमें क्या रहता है? अर्ली न्यूबॉर्न और अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट क्या होता है? बर्थ से लेके 7 दिन तक का जो टाइम होता है उसको हम अर्ली नियोनेट बोलते हैं। बर्थ टू 7 डेज अर्ली नियोनेट, एंड 8th डेज से 28 डेज तक, 8 डेज से 28 डेज तक का जो टाइमिंग रहता है आफ्टर द बर्थ, दैट विल बी कॉल्ड एज द लेट नियोनेट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बहुत जरूरी है, जो कि एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है कि जाइगोट किसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से 2 वीक्स तक का जो टाइम होता है, एम्ब्रियो 2 to 8 वीक्स, फीटस 8 to 40 वीक्स, एंड नियोनेट्स विल बी और न्यूबॉर्न विल बी द आफ्टर द 28 डेज ऑफ द बर्थ। उसमें भी हम कैटेगरी करेंगे अर्ली नियोनेट एंड द लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट हमेशा बर्थ टू 7 डेज का रहता है और लेट नियोनेट होगा 8th डे से लेके 28 डेज तक। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्फेंट्स, जो कि जो 3rd ईयर्स में है, 2nd ईयर जीएनएम में है, 3rd ईयर बीएससी में, उनको मालूम है कि इन्फेंट क्या होता है। तो इन्फेंट्स 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो टाइम है, 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का जो टाइम है उसको हम बोलेंगे इन्फेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि टोडलर कौन सा है। टोडलर का जो एज ग्रुप होता है, जस्ट उसमें हम देखेंगे 1 to 3 ईयर्स। 1 to 3 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है दैट विल बी कॉल्ड एज अ टोडलर। तो हमेशा याद रखा है इन्फेंट 1 month to 1 ईयर, टोडलर 1 ईयर to 3 ईयर्स। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे प्री स्कूलर और प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल मतलब स्कूल में जाने से पहले हम जो देखेंगे
that will be the preschool children, that will be 3 years to 6 year, 3 years से 6 years तक का जो टाइम है that will be called as the preschool children। तो हम जैसे भी देखेंगे जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं उससे पहले का जो टाइम होता है 3 साल से 6 साल तक, आपने देखा होगा प्री स्कूल बोलते हैं उसको हम, जहाँ पे बच्चे जैसे जूनियर KG LKG उसमें जो जाते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज द प्री स्कूल चिल्ड्रन। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कब स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, हमें हमारा जितना भी है उसको अपने लाइफस्टाइल से, अपने आसपास जो हमें उनसे हमें कोरिलेट करना है। तो स्कूल में कब जाते हैं ज़्यादातर बच्चे, स्कूल में जाते हैं 6 से 12 साल तक के बच्चे, जिनको हम बोलेंगे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। आसपास आप देखते होंगे स्कूल में उन्होंने कब मिलता है दाखिला, कब स्कूल में जाना स्टार्ट करते हैं, 6 साल से 12 साल तक के बच्चों को हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन बोल सकते हैं। अर्ली एडोलसेंट 12 to 14 ईयर्स का जो एज होता है उसको हम अर्ली एडोलसेंट बोलते हैं। 12 to 14 ईयर्स ऑफ द एज अर्ली एडोलसेंट। 14 to 16 ईयर्स ऑफ द एज विल बी कॉल्ड एज द मिडिल एडोलसेंट। मिडिल एडोलसेंट कौन सा रहेगा, 14 to 16 ईयर्स ऑफ द एज। अभी हम इसमें देखेंगे, कभी कभी आपसे पूछते होंगे कि जस्ट टीनेजर्स कौन सा एज ग्रुप है। तो टीनेजर्स हम किसको बोलते हैं, जहाँ पे टीन लगता है उसको हम बोलते हैं टीनेजर्स। तो हमें याद रखना है फ्रेंड्स कि जहाँ पे टीन लगता है, टीन कहाँ से लगता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो जहाँ पे भी टीन आ रहा है दैट विल बी कॉल्ड एज द टीनेजर्स। सो समटाइम्स दे कैन आस्क व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द टीनेजर्स, तो 13 to 19। अभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये आता है। तो अभी जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अपना कॉलेज लेवल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके सामने एक चीज़ है कि क्वेश्चंस आता कैसे है, उसका आंसर्स कैसे देना है। सभी मोस्ट ऑफ आप लोग में से भी सभी मोस्ट ऑफ लोगों का यही क्वेश्चन होगा कि सर हमारे पास में क्वेश्चंस जो आता है उसका कितना लिखना है वो हमें समझ में नहीं आता। तो जस्ट आप देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चंस हम देखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनता है वो है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द 2 मार्क्स। जैसे 2 मार्क्स के लिए डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ सकता है। उसके बाद में आएगा आइदर, या तो आएगा जस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द 3 मार्क्स 4 मार्क्स अकॉर्डिंगली, जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग रहता है। उसके बाद में आ सकता है कि और जस्ट फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर एक एज ग्रुप का स्पेसिफिक जस्ट ग्रोथ एंड राइट इन डिटेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इन्फेंट। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चंस बनता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरा कंटेंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको लेक्चर्स में लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और उसका कितना आंसर्स लिखना है हमें। जैसे कि 2 मार्क्स के लिए तो कितना लिखना है, 3 मार्क्स का कितना लिखना है, 4-6 मार्क्स का है तो कितना लिखना है, और उसको किस तरह से पॉइंट्स में लिख के हमें एक अच्छा मार्क्स लेके आना है। तो अभी हम जस्ट देखेंगे ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल मैच्योरेशन रिजल्टिंग एन इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एंड वेरियस ऑर्गन्स। याद रखना है हम सबको कि जहाँ पर भी जो इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज में जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसको हम ग्रोथ बोलते हैं। तो जस्ट हम देखेंगे ग्रोथ क्या है, जी फॉर द ग्रोथ, जहाँ पर बॉडी के जस्ट साइज इंक्रीज हो रहा है या सेल्स में इंक्रीज हो रहा है, that will be called as the growth। अभी इसमें देखेंगे how it is occurring, it occurs by the multiplications। तो multiplications कैसा होगा, सेल्स का 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे जैसे हम multiplications होता जाएगा उस तरह से multiplications of the cells will be अभी called as the growth। जो multiplications होगा सेल्स का वही हम growth बोलेंगे। and increase in the intracellular substance, जैसे ही सेल्स ग्रोथ होंगी, जैसे ही चीज़ें होंगी उसके बाद में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द सेल होगा, तो क्या होगा हमारा इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी इंक्रीज होगा। देन विल सी इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। हमें सबको याद रखना है ग्रोथ कैसा है, क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को हमें याद रखना है क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसको हम मेजर कर पाते हैं, जिसको हम मेजर कर पाते हैं वो क्वांटिटी बोलते हैं जिसको हम। तो ये क्वांटिटी होता है, ग्रोथ को हमेशा हमें याद रखना है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। तो जस्ट जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो या मीनिंग लिख रहे हो तो उस टाइम पे आपको याद रखना है कि किस तरह से हमें, जैसे क्वांटिटी जो है क्या आंसर देना है, किस तरह से हम उसको जस्ट देखते रहेंगे। तो अभी हम जस्ट इसमें देखेंगे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज द फिजिकल मैच्योरेशंस
पहला पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, ग्रोथ इज द फिजिकल मैच्योरेशन दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। तो क्या है, फिजिकल मैच्योरेशन है, साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीज होता है एंड इट अकर्स बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। एंड इसमें हम देखेंगे इट इज द क्वांटिटेटिव जो रहता है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं बॉडी के। यस, देन अभी इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट। यस, आप लोग पीपीटी को देख पा रहे हैं? जस्ट मिनट, वी आर जस्ट, यस, हम पीपीटी को जस्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकली थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा, तो अभी आपके सामने पीपीटी दिखाई देगी। यस, ओके। यस, तो अभी तक हमने जो देखा था ग्रोथ इज द प्रोसेस ऑफ द फिजिकल मैच्योरेशंस, और जो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स होता है एंड ये क्वांटिटेटिव है जो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अभी ग्रोथ के अंदर क्या क्या आता है, जिसको हम क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ है। अभी इसमें हम देखेंगे ग्रोथ के अंदर क्या आएगा। तो जैसे वेट है, वेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जो चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रोथ। तो हमारा पहला देखेंगे हम वेट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आता है सभी एग्जाम्स में वो रहता है वेट। तो द एवरेज वेट ऑफ ए नियोनेट इज 3 kg। मोस्ट कॉमनली इन इंडिया ऑल्सो वी कैन सी द जो कॉमन जो होता है हमारा एवरेज जो वेट होता है नियोनेट का वो 3 kg होता है। देन 2.5 टू 3.5 तक का हमारे इंडियंस में हम नॉर्मल ही उसको कंसीडर करते हैं। तो जस्ट रेंज में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नॉर्मल वेट ऑफ द चिल्ड्रन, देन वी विल बी राइटिंग दैट। यदि वहाँ पे ऑप्शंस आपको आ रहा है 2.5 टू 3.5 और वहाँ पे आ रहा है कि 1.5 टू 2.5, ऐसा कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वी हैव टू गो फॉर द 2.5 टू 3.5। यदि वहाँ पे आपका डायरेक्टली केजीज में आ रहा है 2 kg, 3 kg, 4 kg, 6 kg, वट एवर इट इज देयर, दैट टाइम हमें क्या करना है, 3 kg को ही राइट करना है। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा कभी क्वेश्चंस नहीं आएगा जहाँ पे 2.5 टू 3.5 भी आया है और 3 भी आया है। मोस्ट ऑफ उस टाइम का क्वेश्चंस नहीं आता है। तो अभी हम देख रहे हैं ग्रोथ के अंदर सबसे पहले वेट। तो जो एवरेज वेट होता है नियोनेट का वो 3 kg होता है। जस्ट याद रखिए, एवरेज वेट ऑफ द नियोनेट। आपके क्वेश्चंस में क्या करेंगे, वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स है वहाँ पे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक जस्ट वर्ड डाला है एवरेज वेट ऑफ द नियोनेट। तो एवरेज में हमने देखेंगे 3 kg, लेकिन यदि हम वहाँ पे रेंज डालेंगे व्हाट इज द रेंज ऑफ द नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट का रेंज क्या है, देन इट विल बी द 2.5 टू 3.5। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, इन फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ न्यूबॉर्न लॉस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इक्विवेलेंट टू द 10%। हमें याद रखना है जो बर्थ के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फ्यू डेज में जो वेट होता है वो 10% तक कम हो जाता है। जस्ट हमें याद रखना है कितना तक कम होता है, 10% तक कम हो जाता है। तो 10% कम हो गया मतलब यदि उनका 3 kg है तो उसमें से कितना होगा, 300 ग्राम्स उसका कम हो जाएगा। सो 10% कम होता है। सो देयर विल बी द स्लाइट डिक्लाइन द बर्थ वेट ऑफ द बेबी। जो बर्थ वेट है बेबी का उसके जस्ट क्या रहेगा, डिक्लाइन होगा वेट में। द यूजुअल पैटर्न ऑफ द गेनिंग वेट इज द शोन इन द मींस। यदि हम देखेंगे तो यूजुअल जो हमारा रहेगा तो यहाँ पे हम टेबल में देख पाएंगे किस तरह से वेट बढ़ता है। तो अभी जस्ट आपने एग्जाम्स का देखा होगा मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में कि बर्थ वेट इज डबल्ड बाई, ट्रिपल्ड बाई, ऐसा क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है बर्थ वेट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि कितने टाइम पर हमारा बर्थ वेट डबल हो जाता है बच्चे का और कौन से टाइम पे उसका ट्रिपल होता है।
हमेशा याद रखना बर्थ के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स का मतलब 3 kg है, तो 6 मंथ में डबल हो जाता है। दैट मीन्स यदि यहाँ पे 3 kg है तो ये 6 kg हो जाएगा। तो हमें हमेशा याद रखना है यदि बर्थ के टाइम पे हमारा वेट 3 kg है तो 6 मंथ में डबल हो जाएगा, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाएगा 9 kg। तो डबल कब होता है? जिस क्वेश्चन हमारा किस तरह से बनता है, व्हेन द बर्थ वेट विल बी डबल्ड, सो दैट विल बी इन द 6th मंथ, 12th मंथ, 9 मंथ, 3 मंथ, ऐसे ऑप्शंस होंगे। 6 मंथ इज द राइट आंसर। अभी हम देखेंगे बर्थ वेट इज इंक्रीज्ड बाय द और इट इज इनटू 3 और ट्रिपल्ड बाय द टाइम, दैट इज द 1 ईयर वी हैव टू सी। 2 इयर्स में इंटू 4 हो जाता है, मतलब 4 गुना। 3 साल में 5 गुना होता है, 5 साल में 6 गुना होता है, 7 साल में 7 गुना होता है। जस्ट हमें याद रखना 7 ईयर में 7 मल्टीप्लाई मतलब 7 साल में 7 गुना होगा। तो हमें हमेशा याद रखना है इसको एवरेज कब होगा, ये 7 साल में 7, 10 साल में 10 गुना। और हमें बीच में जस्ट याद रखना है, यहाँ पे जस्ट देखिए इधर की साइड में हमारा बर्थ 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर्स, 1 2 3 5 7 10। यहाँ पे याद रखिए हमें 1 2 3 5 7 10 ऐसी टेबल आप खुद बनाओगे तो याद रखने में इजी रहेगा। वो टेबल में हम क्या बना रहे हैं, बर्थ से लेके 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। तो हमें याद रखना है 6 मंथ, 1 2 3 5 7 10। यहाँ पे दूसरी साइड में हम जब टेबल बनाएंगे यहाँ पे याद रखेंगे बर्थ के टाइम पे x, 6 मंथ में 2x, 1 ईयर 3x, 2 ईयर्स में 4x, मतलब डबल का मतलब 2 साल में 4 गुना होता है, 3 में 5 गुना होता है, 5 साल में 6, 7 में 7 और 10 में 10। तो इस तरह से हम याद करेंगे तो डेफिनेटली हमें जल्दी से याद हो जाएगा। अभी हम देखते हैं हाइट और लेंथ। तो लेंथ और हाइट सेम है, जस्ट कहीं पे हाइट बोल सकते हैं, कहीं पे लेंथ बोल सकते हैं। तो एट द एज ऑफ द बेबी कितना रहेगा और उसका लेंथ कितना रहेगा। तो हम देखेंगे बर्थ के टाइम पे जो बर्थ हाइट है या लेंथ है दैट इज 50 सेंटीमीटर। हमेशा हमें याद रखना है 50 सेंटीमीटर होता है। 3 मंथ्स में 60 सेंटीमीटर होता है, सो 3 मंथ्स इट विल बी द 60 सेंटीमीटर, 6 मंथ में 65 सेंटीमीटर, 9 मंथ में 70 सेंटीमीटर, 1 ईयर में 75 सेंटीमीटर एंड 2 इयर्स में 90 सेंटीमीटर्स एंड 3 इयर्स में 100 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से 50, 60, 65, 70, 75, 90 एंड 100। तो 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 इयर्स। और 4 साल के बाद में बच्चा अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर हाइट एवरी ईयर, 12 साल तक। तो क्या रहेगा 4 साल के बाद में 6 सेंटीमीटर पर ईयर, उसका हमारा क्या होगा वेट, जस्ट हाइट बढ़ती जाएगी 12 साल तक। तो ये हमें जस्ट कैलकुलेशन रखना है। तो 3 इयर्स तक 100 होगा और चौथी साल से क्या होगा 6 सेंटीमीटर पर ईयर उसका हाइट इंक्रीज होता जाएगा। अभी हम आते हैं हेड सरकमफ्रेंस पर। तो फ्रेंड्स जस्ट याद रखना है आपको, सभी को जस्ट याद रखिए कि जो हेड सरकमफ्रेंस है वो अभी जस्ट जो बच्चों की एग्जाम है, अभी आई थिंक 1 तारीख से आप लोगों की एग्जाम है, तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। तो जस्ट मैं आपका टाइम कहीं पे भी ऐसा वेस्ट नहीं करूंगा जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी रिलेटेड आ गया तो ईयर वाइज, एज वाइज इसमें से स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो आप उसमें लिख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इसमें हेड सरकमफ्रेंस जो होता है वो कैसे रहता है, कितना इंक्रीज होता है, कब होता है। तो हेड सरकमफ्रेंस में हम जाएंगे तो जस्ट देखते हैं, इट इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम। इंट्राक्रैनियल वॉल्यूम का जो डेवलपमेंट होता है या फिर जो ग्रोथ होती है ब्रेन में, उसको हम हेड सरकमफ्रेंस बोलते हैं। एवरेज हेड सरकमफ्रेंस मेजर्ड अबाउट द 35 सेंटीमीटर। जो एवरेज होता है हमेशा याद रखो 35 सेंटीमीटर्स होता है एट द बर्थ। तो कभी भी यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ हेड सरकमफ्रेंस एट द बर्थ, normal head circumference, then we have to write the 35 will be the right answer। अभी हम नेक्स्ट जो जाएंगे उसमें हम देखेंगे एट द 3 मंथ। 3 मंथ्स में नियर टू 40 सेंटीमीटर होता है। जस्ट देखिए 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। 3 मंथ्स में 40 सेंटीमीटर, 6 मंथ में 43 सेंटीमीटर, जस्ट 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है। वहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर।
तो 6 महीने में 43 होगा, 1 ईयर में 45 सेंटीमीटर रहेगा, 1 ईयर में 45 सेंटीमीटर्स, 2 ईयर्स में 48 सेंटीमीटर्स एंड 7 ईयर्स में 50 सेंटीमीटर्स। जस्ट याद रखेंगे हम 3 महीने में 40 सेंटीमीटर, 6 में 43, देन 1 ईयर पे 45 सेंटीमीटर, जस्ट 10 सेंटीमीटर बढ़ा बर्थ सर्कमफ्रेंस से। 2 साल में जाके वो 48 हुआ, 7 साल में 50 हो गया। तो इस तरह से हमें याद रखना है। इन 12 साल में 52 सेंटीमीटर्स रहेगा, ऑलमोस्ट द सेम एज द एडल्ट। तो एडल्ट्स का जितना बर्थ वेट जिस हाइट अपना हेड सर्कमफ्रेंस होता है उतना ही होगा। एडल्ट्स में हमारा मोस्ट कॉमनली 52 सेंटीमीटर रहता है। इफ हेड सर्कमफ्रेंस इंक्रीज मोर देन 1 सेंटीमीटर, यदि हेड सर्कमफ्रेंस 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा जस्ट इंक्रीज होता है विद इन द 2 वीक्स, यदि 2 वीक में हेड सर्कमफ्रेंस कितना 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स of the age, then hydrocephalus should be suspected। यदि हमारा 1 सेंटीमीटर 2 वीक्स और फर्स्ट 3 मंथ्स में जल्दी से यदि इंक्रीज होता है तो हम उसको हाइड्रोसेफेलस बोल सकते हैं। सो व्हाट इज हाइड्रोसेफेलस? हाइड्रोसेफेलस जो होता है दैट इज हाइड्रो मीन्स द फ्लूइड। हाइड्रो मीन्स हम जो हाइड्रो पानी को भी बोलते हैं ना, हाइड्रो इज द फ्लूइड, सेफेलस मतलब ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कलेक्शंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोसेफेलस। तो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको हाइड्रोसेफेलस के ऊपर पूरा लेक्चर लेने वाला हूँ स्पेसिफिकली। तो दैट कैन बी सस्पेक्टेड इफ द 1 सेंटीमीटर्स उसमें इंक्रीज हो रहा है। हेड सर्कमफ्रेंस इज मेजर्ड बाय द ऑर्डिनल टेप। ऑर्डिनल टेप मतलब अपना जो नॉर्मल टेप होता है उससे हम इसको मेजर करते हैं। प्लेसिंग आउट ओवर द ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस। तो ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस आप देखेंगे जो हमारे सर के पीछे की तरफ रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस। तो इसके बाद में हम देखेंगे बैक अबव द ईयर ऑन द साइड। अभी क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस रहेगा, वो यहाँ से जस्ट कान के ऊपर से लेंगे एंड देन फ्रंट मेजरिंग द पॉइंट ऑफ द हेड सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे जो रहता है सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस। तो यहाँ पे जो ऊपर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस। तो पीछे ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस में रहेगा एंड आगे सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस पे रहेगा। इस तरह से हम एक नॉर्मली एक सिंपल ऑर्डिनल टेप से हम हेड सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं। अभी आते हैं हम लोग चेस्ट सर्कमफ्रेंस। चेस्ट सर्कमफ्रेंस में क्या होता है, जस्ट 2-3 चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स में उसको हम पूछते हैं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस और थोरेसिक डायमीटर इज एन इंपॉर्टेंस पैरामीटर ऑफ द असेसमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशनल स्टेटस। एट बर्थ इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस से 2 से 3 सेंटीमीटर कम होता है, हमेशा याद रखना है। बर्थ के टाइम पे चेस्ट सर्कमफ्रेंस हेड सर्कमफ्रेंस से कम होता है। एट 6 to 12 मंथ ऑफ द एज बोथ बिकम इक्वल। 6 से 12 महीना के बीच में दोनों हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस हमारे बराबर हो जाते हैं। आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ द एज चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन हेड सर्कमफ्रेंस। और पहली साल में 1 साल के बाद में ही जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा बड़ा हो जाता है एंड बाई 2 सेंटीमीटर बाई द एज ऑफ द 5 ईयर्स। और 5 साल में 2.5 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है एंड 5 सेंटीमीटर लार्जर देन द हेड। ओके, तो 5 साल के बाद में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होता है एंड जस्ट हम देखेंगे एट द फर्स्ट ईयर ऑफ द एज चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन द हेड सर्कमफ्रेंस बाय द 2.5 सेंटीमीटर। 1 साल के बाद में 2.5 सेंटीमीटर बढ़ता है और 5 साल के बाद में 5 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से ज़्यादा। अभी हम आते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। एक चीज़ का ध्यान रखना, हम बाकी की सब चीज़ें हम पढ़ लेते हैं हम फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं हमेशा, वो है कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो हम ज़्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा बर्थ वेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं सभी एग्जाम में, तो कभी कभी मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी हमारा एक जिसको हम मिस नहीं कर सकते, जिसको हम जरूर करना है, मतलब हमें याद रखना है, वो है एट द बर्थ एवरेज मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस इज द 11 to 12 सेंटीमीटर इन द नॉर्मल न्यूबॉर्न। नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी रहता है उसमें 11 से 12 सेंटीमीटर होता है। 1 ईयर में 12 to 16, 1 to 5 ईयर 16 to 17 सेंटीमीटर एंड
इफ विल सीइंग 12 ईयर्स इट इज द 17 to 18 सेंटीमीटर। तो हमें जस्ट याद रखना है हमारा जो एट बर्थ है वो 11 से 12 सेंटीमीटर होगा, 1 ईयर पे 12 से 16 सेंटीमीटर रहेगा, 1 to 5 ईयर में 16 to 17 सेंटीमीटर रहेगा, एंड 12 ईयर्स में इट विल बी द 17 to 18 सेंटीमीटर। एट 15 ईयर्स 20 to 21, तो एक साल में 12 से 16, एक से 5 साल में 15 से 17, और 12 साल में 17 से 18, और 15 साल में 20 से 21 सेंटीमीटर हमारा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस रहता है। ये हमें याद रखना है, किसी किसी एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी इरप्शन ऑफ टीथ, अगेन दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडियाट्रिक में आने वाले क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज द बर्थ वेट। बर्थ वेट का मोस्ट ऑफ सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, और एक सेकंड नंबर पे हम लाएंगे तो इरप्शन ऑफ द टीथ। इरप्शन ऑफ द टीथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम्स में पूछते हैं, चाहे वो एम्स का हो, डीएचएस हो, डीएमईआर हो, या फिर दूसरा अपना ईएसआईसी का कोई सा भी एग्जाम है, पीडियाट्रिक का जहाँ नाम आता है, जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नाम आता है, डेफिनेटली ये दो क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। एक है बर्थ वेट से रिलेटेड और दूसरा है इरप्शन ऑफ द टीथ। देयर इज ए वेरिएशन फॉर द टाइम ऑफ द इरप्शन ऑफ द टीथ। हर एक बच्चे में एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है इरप्शन ऑफ टीथ में। तो हम जस्ट देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट टीथ कॉमनली दैट इज कॉल्ड एज अ लोअर सेंट्रल इंसिजन में अपीयर 6 to 7 मंथ ऑफ द एज। याद रखना है 6 to 7 मंथ में पहला टीथ जो होता है सेंट्रल इंसिजन वो अपीयर होता है, वो हमें दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर किसी किसी जगह पर क्या होता है, हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें 6 ईयर्स या 7 ईयर्स नहीं दिया होता है, तो हमें आंसर क्या देना है। क्योंकि 2-3 जस्ट पेपर्स हैं उसमें मैंने देखा है, वहाँ पे क्या हुआ है 5 ईयर्स इज ऑल्सो 5 मंथ भी वहाँ पे दिया हुआ है। तो जिसमें 6 मंथ 7 मंथ नहीं दिया है वहाँ पे 5 मंथ यदि दिया है तो हमको 5 मंथ वाला ऑप्शन सही करना है। दैट वी हैव टू जस्ट डू। तो सेंट्रल इंसिजन होता है वो वैसे जस्ट क्वेश्चन आएगा तो हमारा सबसे पहला आंसर होगा 6 मंथ, लेकिन वहाँ पे 6 मंथ का ऑप्शन नहीं दिया है तो हम 5 मंथ भी उसमें टिक लगा सकते हैं। इट कैन बी डिलेड इवन अप टू द 15 मंथ। यदि किसी बच्चे का 15 महीने तक दांत नहीं आए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 15 महीने तक दांत आ सकते हैं। विच ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ द टाइम फॉर द टीथिंग। यदि किसी बच्चे का 15 मंथ तक भी दांत आए तो हम उसको एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो जस्ट एक याद रखो, क्या रहता है कभी कभी ऐसा बोलते हैं, जस्ट क्वेश्चन आ सकता है, वन चाइल्ड इज हैविंग the teeth eruption, one child teeth erupted at the age of the 15 months, is it normal, it is abnormal, can't say like that। यदि कुछ क्वेश्चंस आता है उसका आंसर देना है इट इज नॉर्मल। सो या फिर एक क्वेश्चंस इसका क्या आएगा, एक थोड़ा सा मॉडिफाइड करके देंगे वो क्वेश्चंस। 15 month child is admitted to the pediatric ward and at the time of the physical examination it found that the child teeth is not erupted, so what nurse should take the action or what nurse should be report to the doctor। तो वहाँ पे जस्ट हम देखेंगे that child is having the child is delayed the teeth eruptions या it is normal, ऐसा कुछ options आएंगे तो definitely it is in the normal। So dentition is not the dependable parameters for the assessment of the growth। definitely दांत के हिसाब से हम growth and development को assess नहीं कर सकते। There are the two sets of the teeth, temporary teeth bigger in the size for two set of the teeth। okay, हमने देखा होगा यहाँ पे 2 सेट होते हैं टीथ के, तो क्या जो रहता है टेम्पररी रहते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। हमने आपने सबने देखा होगा, हमने सुना भी होगा दूध के दांत। तो जो टेम्पररी होते हैं उनको हम दूध के दांत बोलते हैं, जो कि पहले गिर जाते हैं फिर हमारे परमानेंट आते हैं। अभी फिर से एक हमारा जस्ट सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें फिर से याद रखना है कि टीथ इरप्शंस का एज कौन सा होता है, कौन से टाइम पे कौन कौन से टीथ इरप्शंस होता है। तो हमें याद रखना है 6 से 12 महीने के बीच में इंसिजर्स जो रहते हैं सेंट्रल एंड लेटरल, वो 2 से 8 तक दांत आ सकते हैं। 2 to 8 टीथ कैन बी इरप्टेड एट द एज ऑफ द 6 to 12 मंथ। याद रखना है 6 से 12 महीने तक मतलब 1 साल तक 2 से 8 दांत आ सकते हैं। 12 से 15 महीने तक 12 to 15 मंथ फर्स्ट मोलर, तो फर्स्ट मोलर नॉट मोरल दैट इज अ मोलर, तो फर्स्ट मोलर 8 से 12 आएंगे, मीन्स 8 से 12 टीथ हो सकते हैं। कब तक, 12 से 15 महीने तक, 15 महीने से 24 महीने तक मतलब 2 साल तक, 15 मंथ टू 2 ईयर्स। कैनाइंस आ जाते हैं जिनको हम कस्पिड्स भी बोलते हैं, दैट विल बी 12 to 16।
जस्ट याद रखें यहाँ पे 2 से 8 है, यहाँ पे 8 से 12 मतलब 4 का गैप है, 12 से 16 4 का गैप, 16 से 20 अगेन 4 का गैप, मतलब 4 टीथ का जस्ट गैप है बस। तो 24 to 30 months will be the second molar, not moral, it is the molar. तो 24 to 30 months it will be the secondary molar and that will be 16 to 20 teeth can be seen. अभी हम देखेंगे परमानेंट टीथ में क्या रहेगा। तो फर्स्ट परमानेंट मोलर्स विल बी कमिंग एट द एज ऑफ द 6 to 7 years एंड टोटल विल बी द 24 टीथ। 24 टीथ हो जाते हैं 6 से 7 साल तक। तो वो हमें देखना है कि 6 से 7 साल तक जो रहेंगे तब हमें पता लगेगा कि कितने दांत हमारे मतलब कितना टीथ इरप्टेड हुए हैं। 7 to 10 years का एज होगा रिप्लेसमेंट ऑफ द टेम्पररी का क्या होगा, जस्ट रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा और नए दांत आना स्टार्ट होंगे। तो मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ 6 से 10 साल के बीच में सभी रिप्लेसमेंट होता है टेम्पररी टीथ का, सबके दांत गिरना स्टार्ट होते हैं। 10 to 12 years रिप्लेसमेंट ऑफ द टेम्पररी मोलर बाय द प्री मोलर्स। अभी क्या रहेगा, जो मोलर टीथ हैं वो प्री मोलर से रिप्लेस हो जाएंगे 10 to 12 years में। एंड 12 to 15 years सेकेंडरी परमानेंट मोलर्स विल बी स्टार्टिंग। तो टोटल काउंट हमारा 28 हो जाएगा। 12 to 15 years में सेकेंडरी परमानेंट मोलर्स टीथ विल बी स्टार्टिंग। देन वी विल गो फॉर द 16 years टीथ परमानेंट थर्ड परमानेंट मोलर, जो 16 years में थर्ड परमानेंट मोलर्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये टीथ रेफरेंस है। अभी मैं आपको बॉडी मास इंडेक्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले फिर से बताना चाहूँगा आप लोगों की जिनकी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली आपकी एग्जाम आप अच्छे से फाइट करोगे। एंड अभी जो लेक्चर्स है हम डेली ऑनलाइन और लाइव सीरीज रखेंगे डेली इसी टाइप से, मतलब 8 बजे हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके लिए एक नए टॉपिक लाते रहेंगे। डेफिनेटली जिनका 1 तारीख को एग्जाम है उनके लिए हम शॉर्ट में जल्दी से जल्दी किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, दूसरे लेक्चर्स में हम ये बताएंगे कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होते हैं सब्जेक्ट वाइड, और उनको किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। आज मैं जस्ट एक इंट्रोडक्टरी आपको पीडीएटिक का लेक्चर लेके आया हूँ, बट डेफिनेटली आप जस्ट हमसे जुड़े रहना। कल भी ऑनलाइन हमारा क्लास रहेगा, लाइव क्लास रहेगा, लाइव में आऊँगा आपको और कल मैं आपको बताऊँगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है सब्जेक्ट वाइज और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और उनको हमें किस तरह से लिखना है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ। तो अभी जस्ट बॉडी मास इंडेक्स का यदि हम बात करेंगे तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया विच हेल्प्स टू असेस द नॉर्मल ग्रोथ और इट्स डेविएशंस, फॉर एग्जाम्पल माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी। बीएमआई क्या होता है, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो हाइट होता है वो मीटर स्क्वायर में एंड वेट इन केजी में लेके जो वेट इन केजी को डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर से, तो हमारा बीएमआई निकल के आएगा। बीएमआई रिमेन कंटेंट अप टू द एज ऑफ द, ये कांस्टेंट रहता है। बीएमआई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है 5 साल तक। इफ द बीएमआई इज मोर देन 30 kg पर मीटर स्क्वायर इट इंडिकेट द ओबेसिटी। क्वेश्चंस आ सकता है हमारे एग्जाम्स में, क्या आएगा कि बीएमआई यदि 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो वहाँ पे ओबेसिटी रहेगा, मालन्यूट्रिशन रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो इट विल बी द ओबेसिटी। यदि 30 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा तो ओबेसिटी होगा। एंड इफ द इट इज़ लेस देन द 15 kg, याद रखो 15 kg एंड 30 kg, 15 किलो से कम है, 15 kg मीटर स्क्वायर से कम है तो इट विल इंडिकेट एज द माल न्यूट्रिशन। तो अभी हम जस्ट रेंज देखेंगे। तो अंडर वेट कब होता है, नॉर्मल कब होता है, सो जस्ट वी विल गो फॉर दैट। ये हमेशा याद रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अंडर वेट जो होगा वो 18 टू मीन्स लेस देन 18.5 रहेगा। नॉर्मल वेट हमेशा 18.5 टू 24.9 जो रहेगा वो बीएमआई की कैटेगरी में आएगा, और जो 25 टू 29.9 आएगा दैट विल बी इन द ओवरवेट कैटेगरी ऑफ द बीएमआई, एंड 30 और ग्रेटर विल बी कॉल्ड एज द ओबेसिटी। तो हमें याद रखना ओबेसिटी हमेशा 30 से ज़्यादा आएगा, ओवरवेट 25 टू 29.9, नॉर्मल वेट 18.5 टू 24.9 एंड अंडर वेट विल बी द लेस देन और इक्वल टू 18.5। तो ये बीएमआई के बारे में था। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जस्ट ये मैं आपका एक लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम्स कैसे लिखने हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, कितने मार्क्स का रहेगा।
तो अभी जस्ट फॉन्टेनल्स बताने के बाद में आप जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, उनका आंसर कैसे देना है। तो फॉन्टेनल्स में हम देखेंगे क्लोजर कब होता है। एट बर्थ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स आर यूजुअली प्रेजेंट। पोस्टीरियर फॉन्टेनल क्लोज अर्ली फ्यू वीक्स 6 to 8 वीक्स ऑफ द एज। तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो 6 to 8 वीक, जो पोस्टीरियर जो फॉन्टेनल होता है वो 6 to 8 वीक्स ऑफ एज पे क्लोज हो जाता है। तो 6 to 8 वीक्स का हम देखेंगे तो फ्रेंड्स ये क्या रहता है, 1.5 महीना। इसको हम जस्ट एक सिंपली इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1.5 मंथ में पोस्टीरियर क्लोज होता है 1.5 मंथ में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एंटीरियर कब क्लोज होता है, 12 मंथ्स टू, यहाँ पे देखेंगे 12 मंथ्स टू 18 मंथ्स, मतलब वो हो गया 1.5 ईयर। तो जो इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर पीछे होता है, थोड़ा जल्दी क्लोज होता है, तो वो 1.5 मंथ में होता है। और एंटीरियर कब होता है, 1.5 ईयर में। तो हमेशा फॉन्टेनल्स का यूज हमें याद रखना है, 1.5 मंथ में पोस्टीरियर एंड 1.5 ईयर में एंटीरियर क्लोज होता है। ओके, तो आज मैं जस्ट ग्रोथ के बारे में आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप लोगों को एग्जाम्स की तैयारियां करनी है, एंड जो लोग बाकी लोग कंपटीशंस की तैयारी के लिए जो ये देख रहे हैं उनके लिए आज के लिए मैं बताऊंगा इतना ही है। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि यदि एग्जाम में हमारा क्वेश्चंस आ रहा है रिलेटेड टू लाइक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि उसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा, डिफाइन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइक फॉर द 2 मार्क्स। उसके बाद में जैसे आ सकता है कि जस्ट एनलिस्ट द लाइक फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर लिस्ट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड देन कोई एक एज ग्रुप का वो मतलब देंगे कि ये कौन सा एक एज ग्रुप का एक्सप्लेन कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ पेपर को हमें अटेम्प्ट कैसा करना होता है। जैसे कि हमारा पेपर यदि 75 मार्क्स का है, तो उसमें हमें जब क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं, इट कैन बी सेक्शन 1 और सेक्शन 2, इट डजेंट मैटर, दोनों सेक्शंस में कोई सा भी सेक्शन हो, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस कौन सा अटेम्प्ट करना है। तो मेरा जो मानना है पर मीन्स जस्ट हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ मैंने जस्ट ये एक थोड़ा सा सर्वे टाइप भी किया है, उसमें मैंने पाया है कि सबसे बढ़िया जब मार्क्स जिस बच्चे को रहते हैं तो सबसे अच्छा जो क्वेश्चंस उनको आता है, जो क्वेश्चंस को वो सबसे अच्छे जानते हैं, वो क्वेश्चन उन्हें सबसे पहले डालना है। उसके बाद में जो क्वेश्चंस उससे थोड़ा कम आता है उस क्वेश्चंस को उसके बाद में हमें फिर से अटेम्प्ट करना है। सबसे अच्छा वाला सबसे पहले, उससे थोड़ा सा कम दूसरा। देन आपको थोड़ा सा ऐसा है जिसमें कंफ्यूज जो नहीं आता है वो क्वेश्चन उसके बीच में आपको अटेम्प्ट करना है डेफिनेटली, क्योंकि पहला बहुत अच्छा, उससे कम दूसरा, और जो नहीं आता है उसको बीच में डाल दीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा सा ऐसा है कि आपको 50-50 में आता है उसको चौथे नंबर पर डाल दीजिए, एंड जो ऐसा क्वेश्चन है कि फिर से जिसको थोड़ा सा कमांड है आपको उसको लास्ट में डाल दीजिए। तो इस तरह से आप जब अटेम्प्ट करोगे एक के बाद एक जो क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द गुड मार्क्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डेफिनेटली हमसे आप जुड़े रहिए, इसी तरह से हम आपके लिए लाइव क्लास लेते रहेंगे। आज मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि इट इज़ फर्स्ट डे। डेफिनेटली कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगा, इम्पोर्टेंट्स कुछ और भी जस्ट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। और कल मैं प्रॉपरली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग्स क्या है उसके, देन प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में मैं नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ही, कि जैसे सिग्मोइड फ्रूट एंड जो अपना डेवलपमेंट थियरीज हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो बस थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, और ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और आते रहिए। हेल्थ प्लेनेट एकेडमी आपके साथ में ऐसे रहेगा, और डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम इस तरह से गाइड करते रहेंगे। तो एक फिर से आप सभी का हेल्थ प्लेनेट एकेडमी स्वागत है, और थैंक यू सो मच टू बी कनेक्टेड विद अस। यस, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन जस्ट कीप इट इन यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। यदि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा। यदि आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि आपके सामने लेके आना हो, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना हो कि सर इस टॉपिक्स पे हमें जस्ट अभी फोकस करना है एग्जाम के लिए जो आएगा, तो डेफिनेटली हम उस पे टॉपिक्स पे ज़रूर बातें करेंगे, वो टॉपिक्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो यदि आपकी तरफ से कोई भी ऐसा सजेशंस है कि जो टॉपिक अभी आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली वो हम करेंगे। Thank you.
ओके, बीएमआई आपने जस्ट बताया। बीएमआई में अभी नेक्स्ट टॉपिक बीएमआई लेके आऊँगा, बॉडी मास इंडेक्स, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको जस्ट सिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम पे बीएमआई के ऊपर एक पूरा की पूरा बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर एक पूरा लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको कैलकुलेट करना दिखाऊंगा कि किस तरह से बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसका फर्क क्या होता है, किस तरह से बीएमआई कम है तो क्या होगा, ज़्यादा है तो क्या होगा। तो दैट इज़ गुड, आपकी तरफ से अच्छा सजेशन है, बीएमआई का टॉपिक में लेके आऊँगा डेफिनेटली। यस, और आपके क्वेश्चंस? ओके, हाउ टू राइट द डिजीज, आपने पूछा है डिजीजेस को एक्सप्लेन कैसे करना है एग्जाम में। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो डिजीज कंडीशंस हैं, डिजीज कंडीशंस में जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्पाइना बाइफिडा पूछा, जस्ट उसमें भी कभी भी जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसमें स्पेसिफिक आएगा, राइट और लाइक द डिफाइन स्पाइना बाइफिडा, टाइप्स ऑफ द स्पाइना बाइफिडा और क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पाइना बाइफिडा एंड राइट इन शॉर्ट, और या फिर एक्सप्लेन द, और इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं केयर ऑफ द चाइल्ड विद द स्पाइना बाइफिडा। तो जब भी हमारा जो बड़ा क्वेश्चंस आएगा उसमें इस तरह से डिवाइडेड होगा। यदि एक आपको शॉर्ट नोट्स आ जाता है स्पाइना बाइफिडा, तो उसमें हमें क्या लिखना है। यदि शॉर्ट नोट्स आ गया स्पाइना बाइफिडा के ऊपर, तो मैं जस्ट एक डिजीज कंडीशन का आपने पूछा है उस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स में आप क्या करेंगे, स्पाइना बाइफिडा क्या है पहले उसके बारे में लिखेंगे, देन उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं या फिर कॉजेज क्या हैं, देन हम उसके बारे में लिखेंगे केयर्स और लाइक द डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम किस तरह से स्पाइना बाइफिडा को मिले क्या होगा वो हम देखेंगे। देन विल कम टू द जस्ट उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद में हमारा आएगा केयर। केयर में हम लिखेंगे उसका नर्सिंग केयर, मेडिकल केयर एंड फार्माकोलॉजिकल केयर। तो जिसमें फार्माकोलॉजिकल केयर रहेगा उसमें फार्मेक से रिलेटेड मेडिकेशंस के बारे में लिखेंगे। सर्जिकल केयर में सर्जरी के क्या क्या ट्रीटमेंट रहेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, मेडिकल केयर में कौन कौन सा मेडिसिन और कौन कौन सी केयर करना है, नर्सिंग केयर में क्या स्पेसिफिक केयर करना है, ये सभी लिखना है। एंड रोल ऑफ द नर्स इन द केयर एट द टाइम ऑफ द केयर ऑफ द चाइल्ड, ये हमें लास्ट में एक रोल ऑफ द नर्स जरूर लिखना है। देन डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द गुड मार्क्स। तो इस तरह से हम डिजीज कंडीशंस को लिखेंगे। यस, और भी कुछ आपको पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली मैं एक डिजीज कंडीशन भी लेके आऊंगा और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक कंप्लीट करेंगे हम लोग।